हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स के जरिए डिस्कस कर रहे हैं, और इस नोट्स का पीडीएफ भी आपको नीचे दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या था, तो फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट होता है, और इस बीच जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। जब हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ देंगे। पहला 14 जुलाई 1789 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या होता है हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इस दिन जो घटनाक्रम घटता है, इसके पीछे के रीजन्स क्या है, इनको ढूंढने के लिए हम लोग 14 जुलाई 1789 से पहले के डेट में जाएंगे और देखेंगे कि क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है 14 जुलाई 1789 से पहले। जब उस सारे घटनाओं को हम लोग जान लेंगे, उसके बाद हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि 14 जुलाई 1789 को जो घटना होता है उसके बाद फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग 14 जुलाई 1789 के बाद भी जाके देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हैं तो 5 मिनट तक देख लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि इस वीडियो को में कंटिन्यू करना है या छोड़ना है। तो हम लोग शुरू करते हैं 14 जुलाई 1789 से। तो इस दिन होता क्या है, तो लगभग 7000 पीपल गैदर्ड होते हैं। कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। और वे लोग क्या करते हैं, बासिल के जो प्रिजन होता है, फोर्ट्रेस प्रिजन, उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद वहाँ जो भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन होता है उसको लूट लेते हैं और प्रिजनर्स को रिलीज कर देते हैं। तो ये घटनाक्रम 14 जुलाई 1789 को होता है। जब यह घटनाक्रम होता है तो फ्रांस का शासक कौन होता है, तो लुई 16 होता है, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है, और उसकी शादी होती है मैरी एंटोनेट से, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है। तो ये सारा घटनाक्रम 14 जुलाई 1789 को होता है। अब हम लोग बैक जाएंगे और देखेंगे कि ऐसा घटना क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1774 में फ्रांस जो है वहाँ पर कंगाली की स्थिति है। मतलब ऐसा क्या कारण था, रीजन क्या था बैंकरप्सी का फ्रांस के। तो हम लोग पहला चीज़ देखते हैं कि एक्सपेंस इन सीरीज ऑफ वार। फ्रांस लगातार वार में इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण उसे काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया इंडिपेंडेंस अटेन करने में। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 13 कॉलोनीज जो थे अमेरिकन, ये ब्रिटेन के थे, और ब्रिटेन फ्रांस का जानी दुश्मन था। तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साए। वर्साए का जो महल था वो काफ़ी आलीशान था, भव्य था। उसके कोर्ट को या उस महल को मेंटेन करने में काफ़ी खर्च करना पड़ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मीन्स जो कर्ज था, काफ़ी कर्ज हो चुका था फ्रांस के सम्राट पर, और इस कर्ज की जो अदायगी थी वो काफ़ी महंगे दर पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से लौटाया जा रहा था। तो ये भी कंगाली का एक कारण था महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो भी कारण है उनको आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रख सकते हैं। तो यही था रीजन ऑफ बैंकरप्सी इन फ्रांस, जो कि 1774 के टेन्योर में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या समझेंगे, तो ये तो बैंकरप्सी का कारण हम लोग समझ गए। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण था जो आर्थिक दृष्टिकोण से था। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप समझेंगे तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और राजा निरंकुश है। और तीसरा, सोसाइटी में क्या क्या दिक्कत है आप उसको समझिएगा। तो सोसाइटी ऑफ फ्रांस आप देखते हैं तो 3 स्टेट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, चर्च या चर्च से जुड़े हुए लोग, क्लर्गी। दूसरा जो स्टेट है उसमें किंग्स और मिनिस्टर्स आते हैं, साथ ही किंग से जुड़े हुए जो भी लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग। और तीसरा जो स्टेट है वो कॉमन पीपल का है। इस कॉमन पीपल में पीजेंट्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, और इसको हम लोग थर्ड स्टेट बोलते हैं। अब आयरनी क्या है ये देखिए कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास लैंड कितने हैं, टोटल 60% ऑफ टोटल लैंड है। पॉपुलेशन इनका 10% है, और ये लोग टैक्स नहीं देते हैं। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्स पे नहीं करता है। थर्ड चीज़ देखिए कि ये जो थर्ड स्टेट है वो उसका पॉपुलेशन 90% है, और लैंड कितना होगा 40% ओनली, वो भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये एक ऐसा स्टेट है जो केवल टैक्स पे करता है। मीन्स केवल थर्ड स्टेट ही टैक्स पे करता है फ्रांस में। अब टैक्स टैक्स टैक्स, तो टैक्स क्या था फ्रांस में, किस प्रकार का था, कितना था, तो 2 प्रकार का बेसिकली टैक्स था। एक टाइल, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। दूसरा टाइद, जो 1/10 लिया जाता था प्रोड्यूस पर। प्रोड्यूस मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है उस पर 1/10 लिया जाता था। अब ये टैक्स इम्पोज कौन करता था, तो इसमें इम्पोज करने में राजा का कोई भूमिका नहीं था। स्टेट जनरल जो था वो इस टैक्स को इम्पोज करता था, या टैक्स का रेट बढ़ाना है, घटाना है, नया टैक्स लगाना, ये सारा डिसीजन स्टेट जनरल के पास होता था। तो राजा की क्या भूमिका थी, तो केवल राजा ही इसके मीटिंग को कॉल कर सकता था। किसके मीटिंग को, स्टेट जनरल को के मीटिंग को। तो ये हम लोग टैक्स के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं फ्रांस के। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से सब्सिस्टेंस क्राइसिस आता है। तो अचानक से नहीं, इसका बीज तो शुरू से ही बढ़ रहा था, बोआ जा रहा था, लेकिन सब्सिस्टेंस क्राइसिस आने में कुछ इमीडिएट कॉज भी थे। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज जो होता है वो एक पहला कारण है। आप देखेंगे कि 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन है, यही बढ़कर के 1789 में 28 मिलियन हो जाता है। मीन्स 5 मिलियन का इंक्रीज आप देख रहे हैं। दूसरा, फूड प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाता है, ड्राउट भी हो जाता है।
इसके कारण फूड प्राइस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाती है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब लाइवलीहुड पे खतरा पड़ गया, लोगों के जिंदा रहने पर खतरा पड़ जा रहा है। अब इसी क्रम में आप क्या देखते हैं कि मिडिल क्लास एक नया क्लास बन करके उभरता है। ये मिडिल क्लास में कौन कौन लोग होते हैं, तो पीजेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये सारे मिल करके मिडिल क्लास बनते हैं। और ये मिडिल क्लास काफ़ी पढ़ा होता है, स्किल्ड होता है। आगे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुछ फिलोसफर्स का नाम दिया गया है। बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको 3 फिलोसफर्स पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पढ़ना क्या है, जॉन लॉकी। तो ये क्या दिया था थॉट, तो ये बोला था कि साउथ टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। बेसिकली मोनार्क के राइट्स वगैरह को ये लिमिटेड रूप में देखना चाहता था। और ये चीज़ कहाँ वर्णन करता है ये, तो ये वर्णन करता है इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो आपसे यहाँ से MCQ भी पूछ सकता है। दूसरा जो फिलोसफर हम लोग देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, रूसो, ये क्या करता है, ये आइडिया प्रपोज करता है टू फॉर्म गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सरकार बनाने की बात कहता है। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच होगा, तो पीपल एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच होगा। तो ये रूसो का थॉट था। तीसरा हम लोग जो फिलोसफर देखते हैं वो है मॉन्टेस्क्यू। और ये क्या किया था, ये प्रपोज किया था डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। अब पावर का डिवीजन किसके किसके बीच होता है, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच। इस चीज़ को वो मेंशन कहाँ करता है, तो इन द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो ये तीनों फिलोसफर का आप देख लीजिए। बेसिकली फिलोसफर जो होते हैं वो दिशा देते हैं समाज को। तो आगे हम लोग स्टेट जनरल की चर्चा करेंगे। स्टेट जनरल क्या है, उसका वोटिंग पैटर्न क्या है। तो बेसिकली हम लोग देखें हैं कि सोसाइटी 3 भाग में बटा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो स्टेट जनरल में के वोटिंग में आप देखते हैं कि स्टेट जनरल में फर्स्ट स्टेट से कितने मेंबर जाते हैं, तो 300 मेंबर जाते हैं। फर्स्ट स्टेट में कौन होता है, तो चर्च से जुड़े हुए लोग, क्लर्गी। सेकेंड स्टेट से कितने लोग जाते हैं, तो 300 मेंबर। सेकेंड स्टेट में कौन होता है, किंग एंड मिनिस्टर्स और उनसे जुड़े हुए लोग। थर्ड स्टेट में कौन लोग होता है, तो कॉमन पीपल, यहाँ से 600 मेंबर जाते हैं। और कॉमन पीपल में कौन कौन आता है, तो बिजनेसमैन, लॉयर, डॉक्टर्स। अब विडंबना क्या है कि हर एक स्टेट को एक ही वोट देने का अधिकार है। फर्स्ट स्टेट 1 वोट, सेकंड स्टेट 1 वोट, थर्ड स्टेट 1 वोट। और 1 वोट करने का मतलब है कि 300 मेंबर है तो 300 वोट नहीं हुआ, ये पूरा एक स्टेट 300 मेंबर मिलकर केवल एक ही वोट दे सकता है। मीन्स ईच स्टेट 1 वोट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भूमिका किसका है, इन दोनों स्टेट्स का भूमिका है। थर्ड स्टेट का तो भूमिका नगण्य है, क्योंकि इसके पास 1 वोट है और केवल यही टैक्स पे कर रहा है। ये दोनों तो टैक्स पे ही नहीं कर रहा है, टैक्स में पे नहीं कर रहा है, लेकिन मोर देन 50% इसी का अधिकार है वोटिंग में। तो जो ये चाहेंगे ये 2 स्टेट वही होगा, इसलिए थर्ड स्टेट को बुरा लगता है। अब आप क्या देखते हैं कि लास्ट मीटिंग कब हुआ था इसका, स्टेट जनरल का, तो 1614 में हुआ था। वहीं इस बार मीटिंग कब बुलाया गया राजा के द्वारा, क्योंकि सब्सिस्टेंस क्राइसिस है तो राजा के पास पैसे की ज़रूरत है राजा को, तो टैक्स बढ़ाएगा या नया टैक्स इम्पोज करेगा। तो 5 मई 1789 को नया मीटिंग बुलाया जाता है। बट थर्ड स्टेट जो है वो डिमांड करता है कि 1 मेंबर 1 वोट दिया जाए, ताकि थर्ड स्टेट में 600 मेंबर है, अगर हर एक लोग देंगे तो इसका पलड़ा अब भारी होगा या इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसके डिमांड पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए थर्ड स्टेट के जो लोग होते हैं, कॉमन पीपल जो होते हैं, वे बॉयकॉट कर देते हैं मीटिंग को। और वे लोग असेंबल्ड होते हैं, मीन्स गैदर होते हैं। कहाँ पर, इंडोर टेनिस कोर्ट में। कहाँ पर है ये कोर्ट, वर्साई में है। और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। कौन डिक्लेयर करते हैं, थर्ड स्टेट के लोग। और वे प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रण करते हैं कि वी विल नॉट डिस्पर्स अंटिल वी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। मीन्स वे लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे लोग फ्रांस के संविधान को स्वरूप न दे दें। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ये थर्ड स्टेट को लीड कौन करता है, तो मिराबियो और आबेसिए। आबेसिए एक पम्पलेट भी लिखता है, वो व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो क्वेश्चन MCQ में आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है। आगे आप क्या देखते हैं कि सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है, फ्रांस का सिचुएशन कैसा है। तो नेशनल असेंबली बिजी है ड्राफ्टिंग करने में कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली बन चुका है कॉमन पीपल के द्वारा, थर्ड स्टेट के द्वारा। बाकी का फ्रांस जो है वो उबल रहा है। सीवियर विंटर है, काफ़ी ख़राब विंटर है। और हार्वेस्ट क्या है, बुरा हो गया है, मीन्स फसल ख़राब जा रहा है। इसके कारण फूड की शॉर्टेज हो जा रही है। और जब फूड का शॉर्टेज होगा तो फूड का प्राइस इंक्रीज करेगा। इसलिए लोग क्या हो जाना है, व्याकुल हो जा रहे हैं, बेचैन हो जा रहे हैं, गुस्सा में हो जा रहे हैं। और वे लोग टाउन हॉल के पास इकट्ठा होते हैं। और यही घटना है 14 जुलाई 1789 का। मतलब वापस से हम लोग 14 जुलाई 1789 पर आ चुके हैं, क्योंकि अभी हम लोग 14 जुलाई 1789 से पहले गए थे। तो हम लोग 14 जुलाई 1789 के जो घटनाक्रम होता है उसके रीजन को अभी तक हम लोग समझ लिए। अब आगे आप क्या देखते हैं, इन द मीन टाइम एक क्या होता है, इसी बीच र्यूमर फैलता है, अफवाह फैलता है। अफवाह क्या फैलता है, कहाँ फैलता है, तो कंट्री साइड में, मीन्स गाँव व ग्रामीण क्षेत्रों में। यह अफवाह फैलता है कि सेकेंड स्टेट के जो लोग हैं, सेकेंड स्टेट में कौन, लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स। मतलब कुछ हथियारबंद दस्ता लोगों को ये लोग हायर करते हैं। और क्यों हायर करते हैं, थर्ड स्टेट के क्रॉप्स को ख़राब करने के लिए, नष्ट करने के लिए। कौन हायर करता है इन ब्रिगेड्स को, सेकेंड स्टेट, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्यों हायर करते हैं, ताकि इनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है, एज ए रिजल्ट थर्ड स्टेट रिएक्शन देता है।
थर्ड स्टेट में स्पेशली फसल कौन लगाएगा? पीजेंट्स, इसलिए पीजेंट्स का नाम नीचे में मेंशन है। तो ये पीजेंट्स या थर्ड स्टेट क्या करता है? ये लोग अटैक कर देता है कैसल को, मीन्स उनके घरों को, किनके घरों को? लॉर्ड्स ऑफ मैनर के। दूसरा क्या, ये लोग लूट लेते हैं जो भी जमा किए गए अनाज के गोदाम थे उनको। ये लोग रिकॉर्ड्स को, जितने भी दस्तावेज होते हैं उनको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। और जो नोबेल्स होते हैं वो लोग, मीन सेकंड स्टेट के लोग, वे लोग घर छोड़ करके भागने लगते हैं। अब ये घटनाक्रम से लुई 16 क्या होता है? भयभीत हो जाता है और वो सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने का मतलब वो गद्दी नहीं छोड़ता है, वो इनके डिमांड्स को मान लेता है। किनके डिमांड्स को? थर्ड स्टेट के, मीन्स कॉमन पीपल के डिमांड्स को। और क्या करता है? नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करता है, मीन्स मान्यता दे देता है। इसी के साथ लुई 16 क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए हैं। फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहीं से फ्रांस क्या हो जाता है? जो राजतंत्र था अब संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं? 4 अगस्त 1789 के घटनाक्रम को। अब नेशनल असेंबली क्या क्या डिसीजन लेता है? तो पहला काम कि फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करता है। फ्यूडल सिस्टम क्या है? जमींदारी टाइप का ही प्रथा है जो यूरोपियन जगहों पर देखने को मिलता है। और प्रिविलेजेज फ्रॉम बर्थ को भी एबोलिश करता है। एबोलिश मीन्स खत्म कर देता है, मीन्स जन्मसिद्ध अधिकार जो कुछ वर्ग को, गिने चुने वर्गों को मिलता था, खासकर फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को। टाइद जो था उसको भी खत्म कर दिया जाता है, जो कि टैक्स है। लैंड जो चर्च के द्वारा ओन किया जाता था उनको ले लिया गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग है वो 1791 में कंप्लीट हो जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, तो 1791 में बना। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन में? जो प्रिंसिपल है, उद्देश्य है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये लिमिट करता है पावर ऑफ मोनार्क को, मीन्स राजा के शक्तियों को सीमित करता है। दूसरा, ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में, ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारा सत्ता न रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या देखते हैं? मेंबर जो थे नेशनल असेंबली के, उन लोगों को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू होता है उसमें पहला स्टेटमेंट क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। आगे आप क्या देखेंगे? नेशनल असेंबली का वोटिंग किस प्रकार से होता है? तो जितने भी सिटीजन है फ्रांस के, उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। जितने भी सिटीजन है, पहला एक्टिव सिटीजन, दूसरा पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन है? तो ओनली मेन एबव 25 ईयर्स एज, मीन्स जो भी पुरुष हैं 25 साल के या उससे ऊपर के, वही इस एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में आएंगे। दूसरा क्या है कि एटलीस्ट वे लोग 3 दिन का जो अपना मजदूरी है वो टैक्स के रूप में देते हों। केवल यही लोग वोट कर सकते थे। लेकिन वही पैसिव सिटीजन में आप किसको रखेंगे? तो जो निर्धन पुरुष हुए उनको आप रखेंगे, महिलाओं को रखेंगे, और ये लोग वोट नहीं कर सकते थे। मतलब महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था और गरीब लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। अब आगे आप क्या देखते हैं? ये जो एक्टिव सिटीजन है ये लोग 50,000 इलेक्टर्स को चुनते हैं, और आगे जाकर के यही 50,000 इलेक्टर्स जो है 745 मेंबर्स को चुनते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो वोटिंग पैटर्न है किसका? नेशनल असेंबली का, ये इस प्रकार से चलता था। आगे आप क्या देखते हैं? सिचुएशन जो है फ्रांस का और ज़्यादा टेंस हो जाता है। कब? जब लुई 16 जो वहाँ का राजा है वो कंसल्ट करने का कोशिश करता है किसको? प्रसिया, ऑस्ट्रिया या अदर नेबरिंग नेशन के राजाओं को, कि फ्रांस की मदद के लिए ये राजा अपना सैनिक भेजें, सैन्य मदद दे फ्रांस को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये राजा भी देखते हैं कि राजतंत्र खतरे में है। अगर फ्रांस में राजतंत्र खत्म होता है तो यहाँ की भी जनता आवाज़ उठाएगी, इसलिए ये लोग भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच ये इन्फॉर्मेशन लीक कर जाता है और नेशनल असेंबली क्या करता है? वार डिक्लेयर कर देता है। किसके खिलाफ? प्रसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो यहाँ तो क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में। अब जब लड़ाई छिड़ जाती है तो क्या होता है? जो भी मेन होते हैं वे लोग इंगेज होते हैं वार में, और महिलाएं जो हैं घर को संभालती हैं। इसी बीच आप देखेंगे कि लोग देशभक्ति गाना गाते हैं। इसका चर्चा है जो यहाँ पर छूट गया है, मर्सालीज के बारे में। तो फ्रांस का अभी राष्ट्रगान है, जैसे हम लोग के यहाँ का जनगण मन है। आगे आप क्या देखते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव नहीं है, प्रभावी नहीं है, सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि पॉलिटिकल राइट्स केवल रिचर को दिया गया है। सो वो चाहते हैं कि अब रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू किया जाए। यहीं पर आप क्या देखते हैं? जैकोबिन क्लब का एंट्री देखते हैं। तो जैकोबिन क्लब का चर्चा क्या है कि यह, इसका नाम कैसे पड़ा? तो फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब जो पेरिस का है, इसी पे नाम पड़ा। इसमें मेंबर्स कौन कौन हैं जैकोबिन क्लब के? तो जो गरीब तबके के लोग हैं, शॉपकीपर्स, सर्वेंट, वर्कर्स, ये लोग। इसका लीडर कौन होता है? तो मैक्समिलियन रॉबिस्पियर। और इस क्लब के मेंबर का अपना एक ड्रेस भी है, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, रेड कैप। आगे आप क्या देखते हैं? इनको सेंस क्लोटेस भी कहा जाता है। किनको? जैकोबिन्स को। जैकोबिन्स कौन हुए? इस जैकोबिनियन क्लब के मेंबर। आगे आप देखते हैं कि 1792 में जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस, और एज ए रिजल्ट क्या होता है? वे लोग टुलरीज के पैलेस पर हमला कर देते हैं, और जो रॉयल फैमिली है, राजा का परिवार है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। चुनाव आयोजित किए जाते हैं। अब इस बार क्या आप बदलाव देखते हैं? एक मेजर चेंज की जितने भी पुरुष हैं जो 21 साल से ऊपर हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, मीन्स गरीब उरीब नहीं देखा गया है, अमीर नहीं देखा गया है, जो भी 21 साल के हैं उनको वोटिंग का राइट दे दिया गया। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन। अब जो असेंबली इस चुनाव के द्वारा जो चुना जाता है उसको कन्वेंशन कहा गया। आगे आप क्या देखते हैं? 21 सितंबर 1792 को मोनार्की ख़त्म कर दिया जाता है और फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। किंग को फांसी पर लटका दिया जाता है। कहाँ? पैलेस डे ला
कॉन्कॉर्ड में। कब? 21 जनवरी 1793 को। आगे चल कर के क्वीन को भी फांसी दे दी जाती है। आगे आप देखते हैं रेन ऑफ टेरर की शुरुआत होती है और इसका पीरियड क्या होता है 1793 से 94 मीन्स 1 ईयर का। इसको कौन लीड करता है? तो रॉबेस्पियर, जो कि फॉलो करता है पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, काफ़ी दंड देता है और काफ़ी कठोर नीति अपनाता है। एनी वन हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड, जो भी उसके तरीक़े से को समर्थन नहीं करते थे उनको गिलेटिन करा दिया जाता था। अब ये गिलेटिन क्या है? तो एक डिवाइस है जिसके द्वारा व्यक्तियों का गर्दन काट दिया जाता था। इसको आप सिरकटवा भी कह सकते हैं, कटाक्ष के रूप में हिंदी में। पॉलिसीज, अब ये रॉबेस्पियर के द्वारा क्या क्या पॉलिसी नीति अपनाया गया था? तो मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया था, कोटा फिक्स कर दिया गया था, मजदूरी को लिमिटेड कर दिया गया था, चर्चेज को बंद कर दिया गया और उनको कन्वर्ट कर दिया गया ऑफिस में, चर्च के बिल्डिंग्स को। फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट, लेकिन अंत हो गया इसका भी। कैसे? तो कोर्ट जो है इसको दोषी पाता है और सज़ा देता है और इसको भी गिलेटिन कर दिया जाता है, गिलेटिन 1794 में। जब जैकोबिन्स फेल होते हैं तो डायरेक्टरी का रूल आता है। अब जैकोबिन्स आप देख रहे हैं ये पुअर लोग हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो छेड़छाड़ हुआ है वो पुअर लोगों के द्वारा किया गया है, या जो सरकार चलाई गई है वो पुअर लोगों के द्वारा। इससे पहले हम लोग देखें जो सरकार चलाई गई थी किसके द्वारा? तो अमीरों के द्वारा। अब आप देखेंगे कि जो डायरेक्टरी का रूल है इसमें मिडिल क्लास का इंपॉर्टेंस है, तो वेल्दियर मिडिल क्लास पावर में आते हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बार अगेन क्या किया जाता है? जो भी गरीब लोग हैं उनको वोटिंग राइट उनसे छीन लिया जाता है। अब इन लोगों का शासन व्यवस्था कैसा है? तो ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन करते हैं, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, और तब ये जाकर के ये लेजिस्लेटिव काउंसिल 5 मेंबर को अपॉइंट करता है जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं। ये डायरेक्टरी बेसिकली एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव मतलब जो इंप्लीमेंट करेगा पॉलिसीज को। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन, क्योंकि रॉबेस्पियर के केस में ये लोग देख चुके थे कि एक व्यक्ति के हाथ में जब पूरा सत्ता आ जाता है तो वो निरंकुश हो जाता है। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए ये लोग इस टाइप का व्यवस्था लाएं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा और डायरेक्टरी भी होगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर नज़र रखना शुरू करते हैं, इसके कारण दोनों के बीच में क्लैश होता है और ये सिस्टम भी फेल हो जाता है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाता है फ्रांस में, जिसके कारण मिलिट्री डिक्टेटर आता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री यहीं पे होती है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। यही जो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, पोजीशन ऑफ वीमेन। तो आप देखेंगे कि ये अब महिलाएं जो हैं वहाँ पर पॉलिटिकल क्लब्स अपना चलाती हैं, न्यूज़पेपर भी अपना पब्लिश करती हैं। इन्हीं पॉलिटिकल क्लब्स में आप देखेंगे कि द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब है महिलाओं का। महिलाओं का डिमांड क्या होता है? तो इक्वल पॉलिटिकल राइट चाहते हैं जो पुरुषों के पास है, और इक्वल वेजेज की भी डिमांड ये लोग रखते हैं। फाइनली आप देखेंगे राइट टू वोट इनको कब मिलता है? 1946 में मिलता है। तो ये महिलाओं का पोजीशन स्टेटस था फ्रांस के सोसाइटी में। लास्ट टॉपिक जो है हमारा एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, किस प्रकार से स्लेवरी को खत्म किया जाता है। तो स्लेव ट्रेड कब शुरू हुआ? 17वीं सेंचुरी में होता है। वहीं जैकोबिन गवर्नमेंट जो था ये स्लेवरी को एबोलिश कर देता है। कहाँ पे? फ्रेंच कॉलोनीज में। लेकिन नेपोलियन इसको री इंट्रोड्यूस करता है स्लेवरी को। और स्लेवरी फाइनली कब एबोलिश होता है? तो 1848 में एबोलिश होता है। तो ये था हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कंप्लीट नोट्स। परफेक्ट नोट्स है, आप इसको कर सकते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको वीडियो नोट्स पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, मस्ट डू कमेंट, so that new video will come in the same manner. So thank you.